जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाया गया था वो भी मौखर कर दिया गया। जो एपीएस खुद नोटिस केस की समाअत हुई उसमें जब वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए उसमें जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो अदालत को बताया और उसके बाद अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तलब किया, फिर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो बात करी और उसके बाद वो पेश हुए। ये सारा मामला तो आज हम देखते ही रहे और सारी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अरकान पार्लियामेंट से अपने एक खिताब किया आज, और उस पे थोड़ी सी पहले मैं बात करूंगी। आज उन्होंने जो खिताब किया उसमें क्या कह रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज 3 साल बाद भी अरकान पार्लियामेंट से बात करते हुए कैसी थी और वो क्या कहना चाह रहे थे, उसके ऊपर थोड़े से एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शॉट है वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। जी, 1 साल लगे रहे कि सिर्फ 4 हल्के की ऑडिट कर दो तो हम मुतमईन हो जाएंगे, इसलिए कि अगला इलेक्शन ठीक हो। ये मेरी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है सोशल मीडिया पे। 4 हल्के मांगे थे और फिर बार कहा था कि 4 हल्के हो जाते, हमने कोई गवर्नमेंट तो नहीं बनानी थी कि अगली इलेक्शन ठीक हो। आप यकीन करें, जब वो हम अदालतों से जब 4 हल्के खुलवाए, चारों में धांधली निकली। लेकिन फिर जो जुडिशल कमीशन धरने के बाद बनी उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई, एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गई कि अगला इलेक्शन ठीक हो जाए। और फिर जब 2018 का इलेक्शन आया, उन्हीं का इलेक्शन कमिश्नर, उन्हीं के नीचे पोलिंग स्टाफ, और कहते जी धांधली हो गई। सेनेट, जो भी आप में से पॉलिटिक्स में है, सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। वो तो छोड़े, विजुअल्स दिखा दिए गए, वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं, ऐसे टेबल पे बैठे और ऐसे ऐसे नोट डाले जा रहे हैं बैग्स में। वो कुछ नहीं हुआ। ये सोच लें कि ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की अखलाकियात किधर पहुंच गई हैं कि आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जाके पब्लिक के फैसले करने हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऐसे ऐसे नोट डाल रहे हैं अपने बैग्स के अंदर और विजुअल्स भी आ जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन कुछ करती है, ना गवर्नमेंट कुछ करती है। इस बारी फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेरीफाइबल वोट होनी चाहिए, जब उनको पता है, क्योंकि बार बार देखा गया कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। यानी मुझे ये, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें हमें क्या फायदा है। हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट होनी चाहिए सेनेट के अंदर, ताकि सबको पता चल जाए वोट किसने डाली है। अंदर पता हो कि किसने वोट डाला है, इस पे उन्होंने बात की। अच्छा जी, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे अरकान पार्लियामेंट से इस तरह से, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जिस तरह की उन्होंने अभी इस शॉर्ट पे आपने सुना कि गुफ्तगू की, नज़र आ रहा है कि वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ आज भी गुफ्तगू कर रहे थे। 3 साल हुकूमत आपकी, तो फिर किससे कह रहे हैं कि जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, फिर किससे बात कर रहे हैं? वो ये सवाल है, क्योंकि जब हुकूमत आपकी है, सारे इंस्टीट्यूशंस आपके मातहत चल रहे हैं, तो सारे काम भी आपने करने, कार्रवाई आपने करनी है। जैसे कि आज भी जब कोर्ट के अंदर उन्हें बुलाया गया तो वहाँ पर भी यही सवाल हो रहा था कि जी आप वज़ीर आज़म है, जब उन्होंने खुद बल्कि चीफ जस्टिस के सामने उनको रोक के जब कहना शुरू किया कि जी 80,000 लोगों की जाने गई, 400 लोग वैसे मारे गए, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप हैं, आप पता लगाएंगे ना कि क्या करना है और फिर उसके बाद कार्रवाई भी आपने करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जी, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर किया गया है, उसकी भी अब सारी कहानियां सामने आ रही है। एक तो इत्तेहादी जो है वो नाला है, नाराज़ है, उनका समझ में नहीं आता कि वो नहीं चाहते कि जी बगैर उनको एतमाद में लिए कोई भी आगे कानून साजी की जाए, और वो इस बात पे बिल्कुल बजा सामने नजर आते हैं। दूसरी तरफ जी
ये भी बात सामने है कि ऑपोजिशन अब को एक नया मौका मिल गया है बहुत विगोरसली, कि किस तरह से ऑपोजिशन जो है जो वो चाहती थी और वो जो वो समझ रही थी, जो वो क्लेम करी थी कि नंबर गेम्स पूरे नहीं है जिसकी वजह से कुछ नहीं होगा, तो वो चीज़ टेक्निकली अब लग रही है कि जी सामने से कि पूरी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी और उनको उनसे जो है ना बात करती हूँ और उनसे हम जानेंगे। आज के पैनल में मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहा है मुझे सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब है, एमएनए है पीटीआई के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले सनाउल्लाह खान साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज हमने देखा है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत हुई है एपीएस के हवाले से, और वहां पर जिस तरह की कार्रवाई सामने आई उसके बाद अब क्या हुकूमत सोच रही है, समझ रही है, कैसे आगे मजीद इस केस को परस्यू करेगी? 4 हफ्ते की जो हम देख रहे हैं कि के लिए जो है वो के 4 हफ्ते के बाद जो है वो आगे जाके मजीद कंटिन्यू होगी ये, लेकिन ये कि अब क्या हुकूमत किस तरफ जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से आगे इस केस को परस्यू करेगी और क्या कार्रवाई अब करेगी? थैंक्स वेरी मच रिदा साहब, आपने मुझे मौका दिया, अपने शो में बुलाया। जैसा कि आप अभी अपने इंट्रो में बता रहे थे, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया था और वो उनकी कॉल पे गए थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अवामी और जमहूरी वजीर आज़म की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उनका ग्रेस है कि वो उन्होंने अन फन बुलाया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना तमाम स्केड्यूल छोड़कर अपने आप को अदालत के सामने पेश किया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी के साथ, मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक जिंदा मिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो दो टोक कहा वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो आप हुक्म देंगे मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करूंगा जी। इसमें कोई दूसरी दो राय तो है नहीं जी। सरकार का ये वर्षन है बड़ा कैटेगोरिकली कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म होगा हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी। और बाकी हुकूमत का काम, जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं रिदा, ये इतना इतना मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और पिछले 40 साल से इस खित्ते में जंग लगी हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका जो रूसी हिंदुस्तान है 79 से रशिया के खिलाफ वो झगड़ते रहे, फिर उसके बाद 9/11 के बाद वो जो नेटो और अमेरिका फोर्सेस के खिलाफ झगड़ते रहे। तो इस खित्ते में उनके जाने के बाद जो पाकिस्तान के हालात हुए, आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने कितनी जंगें लड़ी थी। उसमें 80,000 जो है हमारे शुहदा शहीद हुए, अरब अरब बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ, बम ब्लास्ट हुए, बच्चे शहीद हुए, बूढ़े शहीद हुए, हमारे फौजी हमारे भाई जो है वो शहीद हुए। तो आपको पता है कि कितनी हमने पाकिस्तानियों ने कितने जख्म झीले हैं और ये हम जंग लड़ रहे हैं किसके लिए? एक पुरअमन पाकिस्तान के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए और ऐसे पाकिस्तान के लिए जिसमें जो है वो हम अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। तो ये मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इससे बखूबी आगाह है। ये कोई वार, मेरे ख्याल में कोई ये आपका जो दुश्मन है वो आपके सामने नहीं बैठा। ये गुरिल्ला वार्स होती हैं, गुरिल्ला वार्स के लिए जहाँ 80,000 लोग शहीद हो गए, तो अपने आप को ऐसे जाके कोई शहीद करवाता है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला जो आपके आर्म फोर्सेस हैं वो कोई से गाफिल नहीं है, पाकिस्तान की सरकार गाफिल नहीं है, अदलिया को भी बखूबी इल्म है कि जो भी अदलिया का हुक्म है पाकिस्तान तहरीक उस पे उसके मनोवान उस पे अमल करेंगे। और इसमें कोई दो राय या दूसरी बात नहीं है कि पीएम साहब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म जो नहीं मानेंगे जी। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आती हूँ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। आप डेफिनेट सी बात है कवर भी करते हैं सारी चीजें, आज आपने देखी भी पूरी प्रोसीडिंग और आप वन हैंड इंफॉर्मेशन वहां से बिल्कुल बता भी रहे थे सारी चीजें। आप कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो का, आज जो प्रोसीडिंग रही उस हवाले से, और ये केस किस तरफ जा रहा है अब आइंदा आने वाले दिनों में?
देखिए सनावला साहब जो बात कर रहे थे ना कि वाकईतन सबने इस जो वॉर ऑन टेरर है इसके ऊपर जंगें लड़ी, कुर्बानियां दी, 80,000 लोगों की बात भी ठीक है, ये भी बात इनकी ठीक है। लेकिन इसी हवाले से जो जैसे काजी मोहम्मद अमीन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वहां पर फिर पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारी जो आर्मी है वो छठे दुनिया के अंदर छठी बड़ी आर्मी है, तो आप मुजरमान को सजा देने के बजाय टेबल पर मुज़ाकरात के लिए लाएं। क्या हम एक मरतबा फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट तो नहीं साइन करने जा रहे? प्राइम मिनिस्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और इसी तरह से जब अदालत ने उनसे ये पूछा कि सादो की नए तरीके लबैक पाकिस्तान के साथ जो मुनाकशा हुआ उसमें 9 पुलिस अहलकार जो है वो शहीद हुए, अदालत ने कहा कि जनाब आप और हमसे क्या उनकी जानें कम कीमती हैं? तो इसका भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। सनाउल्लाह साहब जो बात करें बड़ी अच्छी दिलफरेब बातें हैं, लेकिन हम सब गो के अब 7 साल गुजर गए हैं, ठीक है, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर किसकी हुकूमत ने कितना अमल दरामद किया? मौजूदा हुकूमत को तो एज कम्पेयर टू 2007 के पाकिस्तान के 2018 में एक पीसफुल पाकिस्तान मिला था। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने ये भी कन्फेशन किया और ये भी रिवील किया कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर जो मामला हैं वो सेटल होने में वक्त लगेगा, और वहां पर तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो वहां से ड्रेन आउट हुआ है लोग 2.5 लाख के करीब, उन 2.5 लाख लोगों के अंदर जो है वो बलोच दहशतगर्द का नाम उन्होंने लिया, तालिबान जो टेररिस्ट हैं उनका उन्होंने नाम लिया, और जो है वो उन्होंने कहा कि दाइश के लोग जो हैं इस आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गए और 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तो सवाल तो यहाँ पे बनता है ना हुकूमत से पूछने का कि जनाब ये जो लोग आए थे इनकी स्क्रीनिंग कौन कर रहा था? इनकी स्क्रीनिंग करते हुए ये किस तरह से पॉसिबल हुआ कि वो लोग जो हैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो सारा दहशतगर्द का इन्फ्लक्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर आ गया? तो सवालात तो बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। तो बिल्कुल इसमें अब मुझे एक बताएं, सनाउल्लाह साहब कह रहे कि जी वो उन्होंने कहा कि मैं आप एक्शन लें, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब एक्शन लेने के लिए अदालत ने कि जो 20 अक्टूबर का हुक्म है उस हुकूमत के अंदर उस ऑर्डर के अंदर बड़ी चीजें आवाज हैं। तो अच्छा, अभी हमें ये भी देखना होगा कि क्या इसमें कोई नया प्रेसिडेंट सेट हो सकता है अगर अदालत इस हवाले से कोई हुक्म देती है। ठीक है, मैं सनाउल्लाह साहब से भी इसका जवाब लेती हूँ अभी, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो आपने बात की उसका भी, लेकिन मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात की मैंने सनाउल्लाह खान साहब से और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से, साथ ही हमें जी ज्वाइन किया हुआ है सेंटर गौस साहब ने भी मुस्लिम लीग नून से, उनसे भी बात करती हूँ सारे मामले पर। सेंटर गौस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। सेंटर गौस साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। सेंटर गौस साहब, ये जो आज सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो एपीएस का खुद नोटिस केस हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान एक मुकालबा भी हुआ, वो भी हमारे सामने है। उसमें ये गूंज आई कि 7 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा भी कि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब कार्रवाई की बात हुई और सारी चीज़ों की, और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की भी आवाज़ उनके हवाले से भी लग गई जब वापसी में जाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सहाफ़ी सवाल कर रहे थे कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जवाब भी दिया वहाँ पे। तो आप लोग इस हवाले से कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, क्योंकि हुकूमत तो जो बात कर रही है इस वक्त के जी माजी में जिस वक्त सानिया हुआ उस वक्त वफाक में आपकी हुकूमत थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल हमारे दौर में हुआ था और उस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पे थे, 126 दिन का धरना जारी था, और उस वक्त जो हमारी हुकूमत थी उस वक्त फौरी तौर पर मियां साहब ने ये किया कि उसने तमाम मुल्क के अपने मुल्क के थी स्टेक होल्डर्स थे, वजारत दाखिला थे, सिक्योरिटी की चीज को सबको, और इवन अपोजिशन की तमाम पार्टियों को बुला के एक पेज पे बिठाया और कहा कि इसका क्या लाएमल होगा। उसके बाद एक तरतीब दी गई, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया,
और उसके बाद जो है नेक्टा और बहुत से एक उसकी कानून साजी की गई कि किसमें तरमीम की हमने, और फिर उसमें फौजी उसमें ये चीज सामने आई थी कि शायद अदालतों से जो मुजरिम जो है उनको बर वक्त सजा नहीं मिलती, इसलिए हमने फौजी अदालतों के लिए कानून साजी की, 2 साल के लिए उनको मुद्दत का तयन किया ताकि मुजरिम जितने उनको वक्त पे सजा और जल्दी सजा मिल सके। तो उसी वजह हुकूमत इतना ही कर सकती है और हमने अपने तौर पर किया, और फिर एक कमेटी भी बनाई गई कि इसकी वो जो है वो सानिया की ये तहकीकात करे, और हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये काम किया। और फिर लेकिन अब ये बड़े एक अजीब तशवीशनाक बात है कि इन्होंने मुज़ाकरात कर ली हैं, उनको कोई जो सानिया APS के जिम्मेदार हैं उनसे मुज़ाकरात कर दिए और जंग बंदी कर दी है। सवाल ये उठता है जी 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 गौस साहब। अच्छा, गौस साहब की आवाज गालिबन जो है वो दे मस्ट सम टेक्निकल ग्लिच, नहीं आ रही मुझे। ठीक है, वो बात कह रहे थे जो गौस साहब के, मैं उसके ऊपर मजीद भी उनसे बात करती हूँ ना। मीनवाइल मैं जरा अब्दुल कयूम साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। अब्दुल कयूम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है जी जी आपकी आवाज। जी जी अब्दुल कयूम, इससे पहले क्या हुआ उसकी कोई आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा अब्दुल कयूम साहब, जो हम जैसे कि इस मौजूदा हुकूमत हम देख रहे हैं सारे मामले में, ये भी एक जवाब पेश कर रही है कार्रवाई ना करने के हवाले से कि जी ये जो वाकया हुआ वो पिछली हुकूमत में हुआ और उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। तो आप इस सारे मामले को भी और कैसे समझते हैं कि हुकूमत आगे हैंडल कर सकती है? क्योंकि देखें अब करनी तो होगी कार्रवाई, कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट सेट होगा ना इस केस में। हमारी हुकूमत नहीं थी ये तो मुझे समझ नहीं आती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो आज अदालत के सामने कहा कि वहां पर जब ये 2014 में वाकया हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और फिर वो वहां गए थे और वहां पे उन्होंने विजिट भी की थी और सारी नहीं, मैं वफाक की बात कर रही हूँ जो उन्होंने कहा उसमें। जी देखिए, अगर आप कानून को, आइन को देखें तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या अमन अमान की जिम्मेदारी है वो तो सूबाई हुकूमत का जिम्मेदारी होती है ना। अब बात ये नहीं है कि आप अपने ऊपर शिफ्ट करते हैं या किसी और के ऊपर शिफ्ट करते हैं। जी अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन है तो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर आज मिस गवर्नेंस है तो पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौन कौन सी चीजें आप जो है पिछली हुकूमत के ऊपर डालते रहेंगे? अगर आप देखें तो 2014 का जब ये वाकया हो रहा था तो यही पार्लियामेंट हाउस के सामने 128 दिन का धरना भी चल रहा था और उस दिन जो है फिर आपने धरना कॉल ऑफ किया था और कॉल ऑफ करने के बाद फिर अगर ऐसी बात थी और ये सारा कुछ उनके ऊपर नहीं जिम्मेदारी आती थी तो नेशनल एक्शन प्लान जब बनाया गया था जिसके अंदर फौजी क़यादत और सियासी क़यादत साथ जोड़ कर बैठी थी, नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब सवाल ये है कि उस वक्त उस नेशनल एक्शन प्लान को बनाने के बाद एक कोऑर्डिनेशन हुई और कोऑर्डिनेशन के बाद एक वॉर ऑन टेरर जो है वो उसके खिलाफ की गई, एक्शन लिए गए, ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, ऑपरेशन राह निजात हुआ, कितने ऑपरेशन हुए हैं और फिर जाहिर है उसके ऊपर सारी सूरत-ए-हाल और कार्रवाई है, ये नेशनल बात है। लेकिन फिर एक मतलब बात वहीं पे आती है कि अच्छा अगर किसी ने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, क्या ये जस्टिफिकेशन है? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब तक फिर दूसरी बात जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि 20 अक्टूबर का हुक्म है और आप देखते हैं कि जो जिसका नुकसान होता है शिकायत पर उसकी दर्ज की जाती है और वो शिकायत कुनिंदा कहता है कि मुझे फलां शख्स पे शक है, फलां शख्स पे शक है। अब जो है वो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, ये भी बात तय है। जुडिशियल कमीशन ने भी कहा है महज नीचे चंद निचले दर्जे के मुलाजिम को सजा देके तो लेकिन एक तो परपरेटर्स आज भी अदालत ने कहा कि एक तो वो थे जिन्होंने हिस्सा लिया उसके अंदर, उसको ऑपरेशन हुआ, वो मार दिए गए। फिर उसके बाद कोई सहूलत का तो होगा, हु वाज द मैन बिहाइंड द गन एंड किसकी नेग्लिजेंस है। ये अगर ये भी तय हो जाए और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने मुझे बताया कि उसके अंदर इखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर किसी के खिलाफ FIR तो नहीं हो सकती है। तो फिर बात यह है कि वो इखलाकी जिम्मेदारी का भी तो तयन होना चाहिए ना। अदालत ने कहा कि अवामी सतह पर भी अगर किसी के ऊपर इखलाकी
तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है, ठीक ये एक बात तो है। ठीक इसके है। बाद क्या हुआ, कौन कौन से जो है ड्रिल हुए, क्या कुछ किया कि जिसके बाद हमारी जो है ना हम सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर बना सके। तो अब भी जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब इतने लोग दाइश के इतने बलोची टेररिस्ट और इतने आ गए हैं, तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल ये किया तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर फिर में कोई महफूज नहीं है? क्या आप ये मामला लें? ये आइन उन्होंने उठा के दिखाया, उन्होंने कहा ये आइन जो है ये कहता है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सही, तो ठीक ठीक है। सवाल जो यही है कि अब हुकूमत ने यकीन दहानी अदालत को कराई है, अब अदालत का हुक्म भी इनके सामने है। अब उस हुक्म की रोशनी के अंदर वफाकी हुकूमत क्या इकदाम लेती है, किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसके जरिए से वो ये तहकीकात कराएगी, किसके जरिए से पूछ परछ करेगी, इस हवाले से अब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हुकूमत को जवाब तो देना होगा। ठीक है, हुकूमत को जवाब देना होगा। सनाउल्लाह खान साहब आपकी तरफ आऊंगी। सनाउल्लाह साहब, डेफिनेट सी बात है, अब कार्रवाई के लिए आप लोगों ने जाना तो होगा। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने एडमिट भी किया कि जी हम सारी गलतियां तस्लीम करते हैं, जिसके बाद ही उन्होंने फिर वज़ीर आज़म साहब से बात भी की, फिर वो उनको लेकर भी आए जब तलब किया गया। तो अब आगे किस तरह से इस मामले पे कार्रवाई होगी? फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि 4 हफ्ते के लिए जैसे कि 20 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है समाअत, लेकिन आगे क्या होगा इस पे? क्योंकि अब वजीर आजम साहब के कोर्ट में बॉल है कि जी उन्होंने कार्रवाई करनी है, कैसे करेंगे? जो लोग मुंतजर इंसाफ के, जो लवाहिकीन हैं, जो खानदान हैं, वो इस वक्त बैठे हैं कि इंसाफ के मुंतजर है, वो चाह भी रहे हैं। आज जो बाहर मौजूद थे लोग, उनकी भी फुटेजेस और उनकी चीजें भी सामने हैं कि वो कह रहे थे कि हम सब्र नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। रिदा, बड़ा पर्टिनेंट आपने ये क्वेश्चन किया है। हमारा खून के आंसू होता है, पूरे पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम के दिल खून के आंसू होता है, जो आर्मी में पब्लिक स्कूल में जो वाकया हुआ, इससे तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मतलब मैं किन अल्फाज के साथ इनकी मजम्मत करूं, किन अल्फाज के साथ मैं तशरीह करूं, बयान दूं, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। लेकिन मैं थोड़ी सी पीछे जाना चाहूँगा। अभी क्यूम सिद्दीकी साहब बड़े कोना माशाल्लाह बड़े सीजनड, मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट्स के उसमें रिपोर्टिंग में। मेरी सर गुजारिश ये है कि जजेस, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं समझता हूँ जजेस भी हमें से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वो बॉस हैं, तो वो भी डेफिनेटली जो है वो अवाम की जो सेंटीमेंट्स को वो पिक करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि जो नेटो और अमेरिका ने, जिनने इतने तकरीबन को $100 बिलियन जो है वो खर्च किया अफगानिस्तान पे, दुनिया जहान के जदीद तरीन असले उनके पास थे, उनके पास क्या कुछ नहीं था, वो अफगानिस्तान को फतह क्यों नहीं कर सके? उसका जवाब क्या क्या जवाब उसका हो सकता है? उसका देखिए ना, बात ये है कि मैं क्योंकि पार्लियामेंट सेक्रेटरी इंटीरियर रहा हूँ 2003 से लेकर 7 तक, मुझे पता है सारा कि ये जो पोरस बॉर्डर्स है, पोरस पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के साथ 1100 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, फिर आपका 200-250 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर ईरान के साथ है, आपकी तो कोई बाढ़ ही नहीं थी। 1947 से आपका अनफिनिश्ड एजेंडा सब कॉन्टिनेंट का चल रहा है, कश्मीर के हालात जो है वो आपके सामने है। इंडिया जो है हमारे खिलाफ प्रॉक्सी लड़ रहा है, कभी वो BLA के बलोचों को बरगलाता है, कभी वो पख्तूनों को बरगलाता है, कभी वो बदकिस्मती के साथ हम ये देखते आए हैं, अपनी जिंदगी में हम देखते आए हैं कि कभी यही जो मुजाहिदीन थे 1979 में, इनको मुजाहिद बना के पेश किया गया, दाढ़ी वालों को कहा गया कि ये बहुत बड़े सनाउल्लाह मुजाहिद साहब, हैं, ये सारी उन्होंने तारीख का सोवियत हमें यूनियन को पता शिकस्त है। फाई दी, फिर उन्हीं को सनाउल्लाह साहब, 9/11 उन्हीं को कहा गया कि ये गद्दार हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये है वो है। लिजा बात ये है कि बात क्या, मैं ये कहूँ कि क्या मेरी जुडिशरी नहीं चाहती कि यहाँ इंसाफ हो, इंसाफ का बोलबाला हो, जो लोअर कोर्ट्स है उसमें इंसाफ हो, और मेरे को करप्शन ना हो, किसी किस्म की गलत फैसले ना हो। लेकिन तमाम तर ये कहने मॉनिटरिंग के बावजूद भी नीचे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम मौजूद है, नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद कर रहे हैं, और पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो जारी हैं, कुछ बातें यहाँ करने वाली नहीं है।
मैंने 2-3 जो है ये पिछली सलामती कौंसिल की मीटिंग्स जो है वो 8-8 10-10 घंटे पाकिस्तान की पूरी नेशनल लीडरशिप को ब्रीफ किया गया, एक-एक चीज़ बताई गई कि क्या इश्यूज हैं, क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं है। बदकिस्मती से हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तानियों को बुरी तरह जो है वो हमारी जो अगयार ने तकसीम किया, किसी को ज़ुबान की बुनियाद पे, कभी किसी को फ़िरके की बुनियाद पे, कभी किसी को किसी की बुनियाद पे, और अब भी वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और मैं ये आपको बिल्कुल है, यकीन दहानी करवाना बिल्कुल। चाहता हूँ रिदा आपके वसाता से कि जी, जी। इमरान खान की जो स्टेचर है, इमरान खान ने जो कमिटमेंट की है, हम अदलिया के ऑनर करते हैं। आज ही चूंकि अदलिया ने फैसला सुनाया है तो अभी तो मेरे ख्याल में चंद घंटे ही गुजरे हैं, तो अभी तो वक्त है इंशाल्लाह जवाब देने का। क्या जवाब देते हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली वो मुशावरत करके जवाब देंगे और इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। जी ठीक है, सेनेटर गौस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी आवाज, सर, आ रही सेनेटर गौस है। साहब आपकी तरफ आऊंगे। सेनेटर गौस साहब, हुकूमत जो कह रही है, डू यू एग्री विद इट? आप समझते हैं कि ये मुतमईन जवाब है? सारा हम भी जानते समझते हैं। सनाउल्लाह खान साहब ने बात ठीक की है कि जी बहुत सारे चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, खत्ते में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो माजी में रही है, जो पाकिस्तान ने देखा, वो ठीक है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन क्या इस मामले में जो कार्रवाई का जो पहलू एक बार बार सामने आ रहा है, जो कि कोर्ट कह रही है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कह रही है, वो उस तरह से उसको टिकल अप किया जा रहा है जिस तरह से करना चाहिए हुकूमत को? अब देखिए जी, अभी सनाउल्लाह खान साहब तो फरमा रहे थे कि जी कोई पूरा नहीं, जो 3.5 साल से हम सुन रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किया क्या उन्होंने इसके लिए क्या किया है ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब की क़यादत में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं इनसे किया। और इमरान खान की जो हुकूमत है, या जिस एक परसेप्शन है इस हुकूमत का कि बनी गाला तक महदूद है, नीचे पता नहीं कौन हुकूमत कर रहा है, जिसको अपनी हुकूमत करनी पड़ रहा है, जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने दहशतगर्दी क्या कंट्रोल करनी है। दहशतगर्दी के लिए कंट्रोल करने के लिए जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन को बुलाया था, चीफ सिक्योरिटी इदारों के चीफ्स को बुलाया था, तमाम स्टेक होल्डर्स बुला के फिर एक लय अमल बनाया था। दहशतगर्दी इस तरह काबू आती है। अब ये सियासी इंतशार फैला के ना दहशतगर्दी काबू होगी, ना दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकेगा, ना कोई महंगाई पे होगा, ना मीशत को ठीक हो सकती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। और ये इमरान खान के बस की बात नहीं है। जितना दौर ये इस हुकूमत का गुजरेगा, ये मुल्क पे और बोझ बनेगा, हालात और ख़राब हो गए। वजह इसके कि आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरिमों को सजा दी जाती, हम इतनी बड़ी फौज हमारी होने के बावजूद और इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, एटी मुल्क होने के बावजूद हम उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी कि एक किस्म का हम सरेंडर कर रहे हैं ना जी। तो ये इमरान खान साहब की क्या कामयाबी है? शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नोटिस लिया है कि ये क्या हो रहा है उस मुल्क में। अब जो आप देखें कि वो जो उनकी आप देखो, मैं बड़े हैरान हुआ कि वो एक खातून जो 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 मुजाहरा कर रही थी, जो बच्चों की भी तस्वीर उठा के खड़ी थी, तो उसमें जो कहा कि जी मैं उस वक्त के कोर कमांडर ने कहा कि बच्चे और पैदा करो। मतलब खुदा न क़सम, मुझे ये बातें सुन के इतना रोना आता है कि ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं। क्या रहस्य मदीना में ऐसा होता है? क्या रहस्य मदीना में लोग जो हुक्मरान होते हैं वैसे जवाब देते हैं कि और बच्चे पता करो, ये बाकी शोहदा करें, ये भी शहीद हो गए। मतलब है आप इनसे क्या, तो जो ऐसे जवाब जिस हुकूमत में सुनने को मिले, आप क्या समझते हैं कि ये कोई लेवल बना सकें? कुछ भी नहीं होगा। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी ये इस मुल्क पे बोझ बना रहेगा। और जितनी देर, मैं तो तमाम अपनी पार्टी से भी कहता हूँ, बाकी दूसरी पार्टी से भी कहते हैं कि खुदारा मुतहद होकर इससे इस हुकूमत से लोगों को निजात दिलाएं और एक अच्छी ऐसी मतलब है स्टेबिलिटी लाएं और एक कौमी हुकूमत टाइप बना के जो नया इलेक्शन कराए और नया इलेक्शन की कानून साजी करे। ये एक नया एक इशू इन्होंने छोड़ा हुआ ईवीएम मशीन का। जी, मैं उस पे आ रही हूँ। मैं जी सेंटर गौस साहब, मैं अभी आ रही हूँ उसी पे। मैं दोबारा आपकी तरफ आ रही हूँ उसी पे। मैं जरा अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब की तरफ चली जाऊँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। थोड़ी सी मैं जवाब सनौला साहब, आपकी तरफ जब आऊंगी तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ भी। मैं जरा अब्दुल कय्यूम साहब की तरफ मुझे जानने दें। मैंने अब्दुल कय्यूम साहब सबसे पहले आपसे पूछना है, जाहिर सी बात है पावर कॉरिडोर्स, आप बैठे हैं दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में, पावर कॉरिडोर्स की हर खबर पे आपकी नजर होती है। ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों
क्यों कल मौखर कर दिया गया, इसकी क्या वजह है? और क्या जो ऑपोजिशन कह रही है कि नंबर गेम्स पूरे नहीं है, वजह यही है? देखिए, दोनों वजूहत हैं। सनाउल्लाह साहब जो है, आप उनको जरूर मौका जी दीजिएगा जी, इस बारे में रिस्पॉन्ड करने जी का। जी, मैं उनसे पूछूंगी जी, बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ मैं पर पहले आपसे इस्लामाबाद जानना की चाह रही हूँ खबर क्या है। जी 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 हाँ, जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो गुलाम गर्दिशें हैं, वहां पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हैं, वो इस वक्त उनका राज है। पहली बात तो ये है कि जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज भी जो है, आप ये देखिए कि हुआ क्या, जोराना हुआ, जोराने में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात की और उसके बाद वो चल रही है। वहां पे इत्तेहादियों से अपने किसी से ना सलाम की ना दुआ की, एंड ही जस्ट वेंट अवे। उसके बाद जो है वो इत्तेहादियों की तरफ से जो है वो ये कहा गया कि जनाब, हमें तो आपने ना तो नैब के कानून के ऊपर, ना ही ईवीएम के कानून के ऊपर किसी मामले पर आपने हमने एतमाद में नहीं किया। एमकेएम तो खुल के सामने आ गई। अमीनुल्लाह खान साहब जो बाकी वजीर है, जी उनका तो बयान आ भी जी गया। जी, वो फिर आ उसके गया। बाद जो है हाँ वो स्पीकर साहब कहते हैं कि जी 2 अपोजिशन के लोग आए, वो उन्होंने, पहली बात तो ये कौमी असेंबली का जो ज्वाइंट सेशन है, ये स्पीकर को बुलाते नहीं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बुलाते हैं। अब ये देखें, तो इसमें बिल्कुल बात ठीक है। अभी आप कल की बात ले लीजिए कि कल जो है वो एक बिल के ऊपर 104 गवर्नमेंट को और 117 अपोजिशन को, उससे पहले 98 अपोजिशन को, 98 गवर्नमेंट को और 117 जो है अपोजिशन को मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईवीएम और जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो ये दो, और फिर नैब का कवानीन, ये जी हुकूमत के लिए इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस लेके आने के लिए इनका अगला जो इनका प्रोग्राम है, उसको अमल दरामद करने के लिए बड़ी जरूरी चीज है। और एक ऐसी चीज जो है वो ज्वाइंट सेशन, इसका मतलब है कि आपके पास नेशनल असेंबली में अददी अक्सरियत नहीं थी, इसलिए आपने ज्वाइंट सेशन बुला के और जो है वो करने की कोशिश की है। सेनेट के अंदर, और रिदा, मैं एक और भी आपको बात बता जी दूं जी, कि बिल्कुल। ऑपोजिशन जो है वो अब तैयारी कर चुकी है कि सेनेट से हुकूमत के ऊपर वार करना है। और सेनेट इस वक्त जो है हुकूमत की सॉफ्ट बैली है, जहां पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको पता लगे कि ऑपोजिशन सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो है वो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि वहां पे भी फिगर जो है वो 56 और 42 के हैं, 57 42 के हैं। जी ऑपोजिशन ज्वाइंट हो रही है, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को, बल्कि सनाउल्लाह खान साहब जो है ना, इनको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो ये उसकी तैयारी करें। सनाउल्लाह साहब वैसे हंस भी रहे इसी मामले पे, मैं सनाउल्लाह साहब की तरफ ही जाती हूँ। बड़े मुस्कुरा भी रहे सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, ये सवाल है एक मेरा भी कि ऑपोजिशन तो कर ही रही है, लेकिन मेरा अपना भी एक सवाल है आपसे कि ये इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं कि जी, एक तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का भी अनाउंस ट्विटर के जरिए हो रहा है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया तो पता चला, फिर उसके बाद वो आगे से ट्वीट करते हैं कि असद कैसर साहब को ऑपोजिशन से राब्ता करने के लिए कहा गया है ताकि मुतफिका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। तो ये पार्लियामेंट का इजलास लाने से पहले बात याद नहीं थी कि जाके ऑपोजिशन से पूछ तो लें कि वो मुतफिक है भी या नहीं? नहीं कुरेदा, बात कुछ यूं है। हाँ। डॉक्टर होसनानी साहब बैठ बोल रहे थे पहले। नहीं नहीं, आप बोल लें, मैं फिर सेंटर गौस साहब की तरफ जा रही हूँ। हाँ जी, हाँ, मैं वो हाँ, डॉक्टर हाँ। साहब मेरे भाई हैं, दोस्ती हैं। नहीं नहीं, सेंटर गौस साहब की तरफ जा रही हूँ मैं। डॉक्टर हाँ साहब, जो हाँ मुस्लिम जी, लीग नवाज के जमाने में दूध की और शहद की नहरें बह रही थी, हाँ वो मुझे और खुशाब और बकर और मियां वाली को वो शराब कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जो पाकिस्तान स्टील मिल पीआई और पाकिस्तान की इकानमी क्लैप्स कर गई थी और पाकिस्तान जो है वो खारजा महाज पे आइसोलेट हो गया था, वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी देखा और हर किसी ने देखा। अदलिया पे जो वार किए गए, अदलिया को गालियां दिलाएंगी, इसके अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब गवाह हैं और खुद रिपोर्ट करते रहे हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने अपने सेनेटरों से उनको गालियां निकलवाई, और काफी लोग उनके जो हैं वो बड़े शोहरत याफ्ता नहल हुए हैं इसी बुनियाद पे। मैं आप बात को आगे बढ़ाते हुए, देखें जी, अपोजिशन का काम हम पे उनका हक राइट बनता है कि वो जमहूरियत है, कि हम पे वो जरूर जो है वो हम पे करें, बात करें, हम उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाकी जहां तक कयूम सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं, मुझे ये कयूम बताए भाई, ना, मुश्तरका इजलास ओ क्यों ये मौखर घोड़ा, किया, वो ये तो बता मैदान भी दें। इधर ही है, घोड़ा भी इधर ही है, हाँ ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने इनको देखा हुआ। ये पोजीशन चू चू का मुरब्बा है, इनमें बहुत बड़ी तकसीम है। ये आर्दी तौर पे ये इकट्ठे हो गए, आप कल परसों तक देखेंगे इनमें दराड़े हैं। मुस्लिम लीग के 4 टोटे हो चुके हैं। वो उनका नैरेटिव जो है वो नैरेटिव अगला नहीं रहा जी। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, मैं इनसे अंदर बाहर से वाकिफ हूं, मैं समझता हूं, जानता हूं, पूछता हूं।
इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामेंट अपना टर्म पूरा करेगी, इलेक्शन आएंगे। हाँ, अगर इमरान खान ने अवाम का कुछ नहीं किया, हमने अवाम का कुछ नहीं किया, हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम फैसला करेंगे नहीं किसको तो वोट देती है। सनाउल्लाह साहब एक बात बताए ना, वजीर आजम साहब तो तकरीर कर रहे थे जब पार्लियामेंटेरियन से, तो कह रहे थे जहाद है, कल का इजलास मुश्तरका इजलास में जहाद बिल्कुल समझकर वोट करें, बिल्कुल तो फिर ये वो जहाद क्यों मुलतवी कर दिया आप लोगों ने? पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ये एजेंडा है। अगर पाकिस्तान जमहूरी कंट्री है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आईने पाकिस्तान के तहत मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुलतवी हो। क्यों कर दिया? और जवाब नहीं मिल रहा, सारी बात कर रहे, सिर्फ मुलतवी करने का नहीं बता रहे बस। मैं रिदा इस चीज का गवाह हूं। मेरे 15,000 वोट 13 के इलेक्शन में रिजेक्ट किए गए थे। मैं 72 घंटा तक जीता रहा था। मेरे मुखालिफिन के सफे खाली हो गई थी। मुझे हरा के 4,000 वोट से हरा के उन्होंने ये कर दिया था। किस निजाम की बात। मैं चूंकि इधर बैठूं, हमने समझ नहीं बैठा, मैं आपको डॉक्यूमेंट से सब समझाता, बात करता। फाफिन की रिपोर्ट देख लें, आपने अब तमाम रिपोर्ट देख लें कि पूरी अपोजिशन की जमातों ने कहा था कि 13 की जो इलेक्शन है वो धांधली वाली इलेक्शन है। ठीक माजी है, में ठीक सेनेट है, में क्या होता रहा चल ठीक है है, ना। समझ गई। रिदा रिदा हाँ मेरा नैरेटिव हाँ देखे ना रिदा। अगर इलेक्शन मुनसिफाना हो, मेरा डॉक्टर गौस खान मेरे भाई हैं, सिद्दीकी साहब है, आप बैठे हैं, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो, अगर हमने अवाम की खिदमत की है, हमने अवाम के हालात तब्दील किए, हमने रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिशें की, हमने अदल इंसाफ के लिए कोशिशें की हैं, यहाँ से गरीब, मस्कीन, यतीम और थर्ड क्लास के लिए अगर हमने काम किए, हम ठीक है, मशीन मशीन ना हो, बैलेट हो, क्या हो, 2 साल से ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में है, उसमें बहस मुबासा होता ठीक है, रहा है, ठीक है। मुझे सेंटर गौसम कमेटी की रही तरफ वाइंड अप करना है, मैंने है। प्रोग्राम वाइंड अप करना, टाइम वो जाएगा, वो उठा लेगा। सेंटर गौसम आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर गौसम, मैं ये मुश्तरका मैं ना इजलास मानूं तो मैं मुलतवी कर दिया क्या कह सकता हूँ। जी। जी अब सेंटर देखो जी, गौसम। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ रहे हैं, काफी 10 साल हमारे साथ रहे, मुस्लिम लीग नून में रहे हैं और जी बड़े अच्छे बंदे हैं। पता नहीं इन्होंने ये भी जो है जब से इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ाया, आज़ाद जीत के भी मुझे लगता है इंशाल्लाह ये आज़ाद जीते हैं और फिर ये हमारे साथ जल्दी आ जाएंगे, 23 के इलेक्शन से पहले हमारे साथ आ जाएंगे। कि अंदर से इनको सारा पता है कि मुस्लिम लीग जो है अपना पीटीआई में क्या हो रहा है, पीटीआई किस शिकस्त और रेख का जो शिकार है, और जिस तरह की फैजलत साजी इमरान खान साहब करते हैं। आप देखो ना, यही चीज अभी सिद्दीकी साहब ने कहा या आपने भी कहा कि जी ये चीजें पहले फैसला करना चाहिए कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सही तरीका भी यही होता है पार्लियामानी सिस्टम में। सही। ये जब पता चला कि मुझे शिकस्त हो रही है तो आप पोजीशन याद आ गई, वरना तो अपोजिशन को शिकस्त देना चाह रहे थे। सही और ईवीएम मशीन पे तो इनके अपने लोग नाराज हैं इनसे कि वो नहीं चाहते कि ईवीएम मशीन, उसमें तो बहुत बड़ा धांधली के जरिए जर्मनी और दूसरे मुल्कों ने इसको तो गिव अप कर दिया है। और ये ऐसे जानबूझ के ना बना, ये मसला इनका ये है कि ये ऐसे इशू छोड़कर, इसी शोशे छोड़कर ये चाहते हैं कि जो असल इंडिया ने भी गिव अप नहीं, सबसे बड़ी जमहूरियत है सर। उनसे असल मसाइल से जो है वो अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ठीक जो है। ना महंगाई से लोग तवज्जो हटी रहे, जो महंगा चीनी का मसला है, पेट्रोल का मसला, सबसे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का शोशा छोड़ते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब असल इश्यूज हटाने के लिए जो है आप समझते हैं कि ये शोशा छोड़े जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपका, सनाउल्लाह खान साहब आपका, सेंटर गौस साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन के साथ अपनी मेजबान दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।